1999 में हुए करगिल युद्ध की जीत को आज 21 साल पूरे हो गए हैं। आज देश विजय दिवस मना रहा है। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने करगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और भारत की भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त करवाया। 60 दिनों तक चले युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को यह बता दिया कि उसकी कब्जा करने की जो नापाक हिमाकत है उसको भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर करगिल पर देश का झंडा फहराया और करगिल युद्ध के बाद भारत ने अपनी सेना की ताकत को और बढ़ाने का फैसला लिया और आज हम पूरी तरीके से सक्षम है दुश्मन को धूल चटाने में। विजय दिवस के मौके पर उनसे जुड़ी अहम बातें और कहानियां आज हम जानेंगे और बात करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ जो करगिल युद्ध की परिस्थितियों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं और उस वक्त का भारत कैसा था, आज का भारत कैसा है, कितना बदलाव और हमारी जो सेना है वो कितनी बदली और हमारी क्षमताएं आज कितनी ज्यादा मजबूत है कि हम आज इस स्थिति में हैं कि दुश्मन को धूल चटा सकते हैं। ये सब हम जानेंगे और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज करगिल दिवस के मौके पर देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, नमन किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री की तरफ से भी उन जवानों की शहादत को नमन किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से वॉर मेमोरियल पर जाकर उन शहीद जवानों की शहादत को याद करते हुए आज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तीनों सेना प्रमुख उस दौरान वहां पर मौजूद रहे और सभी ने शहीद जवानों को शहादत दी। आपको बता दें कि 26 जुलाई 1999 को, हालांकि 60 दिन तक चले इस युद्ध का अंत 26 जुलाई 1999 को हुआ था और उस दिन करगिल पर भारतीय सैनिकों ने जीत का परचम लहराया था। करीब इस दौरान भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए थे, जबकि 1300 से ज्यादा सैनिक जो है इसमें घायल हुए थे। और इस बीच हमारे साथ यहाँ पर कोसली से हमारे संवाददाता देवेंद्र जुड़ गए हैं। और कोसली की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कोसली से एक जवान थे, जवान परविंदर, जो कि करगिल युद्ध में शहीद हुए थे। सबसे पहले कोसली का रुख करते हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से आज हम विजय दिवस पर बात कर रहे हैं, आज विजय दिवस देश मना रहा है और कोसली में एक जवान का परिवार फिलहाल रहता है और उनकी शहादत को लेकर आज किस तरीके से उनके गांव में माहौल है, परिवार में परिजन किस तरीके से जश्न मना रहे हैं अपनी बेटे की शहादत का? जी, आपको बता दें कि ये मामला महेंद्रगढ़ जिले का तलीला गांव नाली में पड़ता है और यहाँ पर आप परविंदर के घर पे पहुंचे हैं और परविंदर के माता पिता को, दोनों जो परिवार में अकेले हैं, उनको इतनी परेशानी होती है। आज अपने बच्चे की याद आई और कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। गाँव के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सीधे गाँव के लोगों से आपसे बात कराते हैं, उनके परिवार से भी बात कराएंगे। ये उनका घर है, हम आप लोगों से बात कराते हैं किस प्रकार से घर में माहौल है, किस प्रकार से यहाँ लोग बैठे हुए हैं। उनकी परविंदर की माता जी भी बैठी हुई हैं, उनके पिता भी बैठे हुए हैं। परविंदर की माता से हम सीधी बात कराते हैं। परविंदर की माता जी बैठी है, उनसे बात कराते हैं। देवेंद्र, परिवार में कौन कौन लोग हैं और आज एक और जहां परिवार की आंखें नम जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं शहीद के शहादत पर जो है आज परिवार को गर्व भी हो रहा है। हमारे साथ शहीद परविंदर की मां हमारे साथ जुड़ गई हैं। संतरा जी, आपका स्वागत है खबर फास्ट पर। और आज आपके बेटे की शहादत का दिन है, गर्व का दिन है, कैसा महसूस कर रही हैं और कितना गर्व महसूस होता है कि बेटा देश के लिए शहादत बेटे ने दी है, वीर गति को प्राप्त हुए हैं? जी और तो देता भाई सरकार ने हमारे लिए कुछ सुन करे। जी, हमने
जी, आपके बेटे की शहादत पर हमारी तरफ से एक रिपोर्ट भी दिखाई गई थी जिसमें ये चीज निकलकर सामने आई कि सरकार की तरफ से मदद दी नहीं गई या दी गई थी आप तक नहीं पहुंची। संतरा जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? क्या सरकार की तरफ से मदद दी ही नहीं गई या दी गई थी लेकिन आप तक नहीं पहुंची? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आपके बेटे की जो पत्नी थी उनको अब सभी सुविधाएं मिल रही है लेकिन आप लोग उससे वंचित है, आपको नहीं मिल रही हैं। हाँ, हमें कौन मिल रही। तो आपने इसके लिए कहीं गुहार लगाई किसी से? एकदम गुहार लगा होता ये जो हमसे भाई कन तो बता दे। जी, हाँ, अधिकारियों ने हमसे बता दे सारी बात। तो हमारे चैनल के हाँ, माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर सरकार को? ये कहना चाहता हमारी कोई मदद ही कौन कर दे तो एक कहना चाहूँ, बताओ। जी, लेकिन ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके बेटे के नाम से गांव में कोई स्मारक बनी है और भी क्या कुछ जो सरकार की तरफ से वादे किए गए थे उनको पूरा किया गया है? कुछ भी कौन करो हमने करे सर। जी तो सरकार से मिलो उनको गाँव से मिलो ना, हमने तुम्हारा तो आप करे। जी, ठीक है। देवेंद्र, जिस तरीके से देवेंद्र, हम यहाँ पर क्योंकि बात करी है हमने परविंदर जी की माता जी से, जो कि साफ तौर पर ये कह रही हैं कि सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं दी गई है और वो लगातार सरकार से यही कह रही हैं कि उनको मदद दी जाए क्योंकि घर में एक बेटा था जो कि देश के लिए कुर्बान हो गया और आज इन बूढ़े माँ बाप को देखने वाला कोई नहीं है और ऐसे में सरकार से गुहार कर रहे हैं कि इनको मदद दी जाए। एक और तो सरकार ये जरूर कहती है कि हम शहीद परिवारों को हर संभव सहायता कर रहे हैं, हर संभव मदद उनको दे रहे हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जो हम जमीनी स्तर पर हकीकत देखते हैं तो बहुत से परिवार ऐसे हैं और हर दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं कि शहीद के परिवार जो है वो आस लगाए बैठे हैं कि मदद मिलेगी लेकिन मदद मिल नहीं पाती है। जी, आपको बता दें कि परविंदर के माता पिता घर में दो ही हैं और इनकी दो बहनें थी, उनकी शादी कर दी गई। परविंदर परिवार में एक अकेला था जो इन्होंने देश की रक्षा के लिए देश को दे दिया परविंदर को। आज उनकी माता जी इतनी परेशान है कि पूछो मत। अगर इंसान देखे तो इतना दुख, खुद भी दुख दर्द झेल सकता है, लेकिन इनका दुख किसी से देखा नहीं जाता। उनके पिता भी बैठे हुए हैं, उन्होंने हमें एक बात कही थी कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ, मेरे बेटा जाने से मैं बूढ़ा होगा। अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो और लड़ाइयाँ भी लड़ता, अगर मेरे और बेटा भी होता तो मैं एक पुत्र और देश के लिए देश को दे देता। उनके पिता से हम बात कराते हैं कितनी परेशानियों को उनसे झेलना पड़ा। हवलदार राजेंद्र सिंह से बात कराते हैं। देवेंद्र, इनसे ये पूछिए कि ये खुद भी सेना में रहे हैं, इन्होंने भी देश सेवा की और अपने बेटे को भी उसी राह पर चलाया और देश सेवा के लिए भेजा। आज भले ही बेटा नहीं है, शहादत पर पूरा देश गर्व कर रहा है, परिवार गर्व कर रहा है और ये क्या कहेंगे आज इस मौके पर, क्योंकि आज फिर से देश विजय दिवस मना रहा है और उन शहीदों को नमन कर रहा है जिन्होंने 1999 में हुए करगिल युद्ध पर अपनी शहादत दी। कितना गर्व करते हैं आप अपने बेटे पर? देश के लिए नाम रोशन किया, देश के लिए नाम रोशन किया। हमारी उम्र तो 20 साल का बहुत हुई है, उसके साथ से आधी उम्र हो गई। माँ भी बुढ़ा नहीं होता, होता नहीं का बुढ़ा हो लड़का नहीं लगा तो वो देश के लिए। देवेंद्र, इनसे ये भी जानिए कि अभी क्योंकि बेटे को जो सुविधाएं मिलनी थी, जो पिता उनके माता पिता को उनके जाने के बाद मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही है, तो अब ये कैसे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं? इनके पास इनकम का क्या साधन है, कैसे ये जी रहे हैं? बहुत बना उसी से गुजारा हो रहा जी, और वो इनकम नहीं है, सरकार से वो मिला। सरकार है कहना है कि सरकार की तरफ से हमें कोई सेवाएं नहीं मिली। जो मैं पेंशन था, जो ये पहले भी आर्मी में रह चुके हैं, ये अपनी उसी पेंशन से अपना घर का गुजारा चलाते हैं।
और जो इनके बेटे की तरफ से जो पैसा मिला था वो इनको नहीं मिला। इस सरकार की जो भी सरकार की तरफ से दिया गया था वो इनकी पुत्रवधू को मिला था, तो पुत्रवधू यहाँ से जा चुकी है। जी, तो यहाँ पर क्योंकि सरकार की तरफ से, लेकिन अब ये पॉलिसी है कि अब जो पूरा पैसा है पत्नी को नहीं मिलेगा, आधा माता पिता को मिलेगा। क्या उस पॉलिसी के तहत कभी इन्होंने ये कोशिश की कि अभी इनको भी इनके बेटे की जो पेंशन है उसका हिस्सा मिल सके, जो तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए जो पत्नी आज उठा रही है वो इनको मिल सके, क्योंकि कहा जा रहा है कि पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है। जी, बताते हैं कि पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन पत्नी की तरफ से जो पत्नी को मिलना चाहिए, जो पत्नी को मिलना चाहिए था पत्नी को मिल रहा है, लेकिन माता पिता को जो मिलना चाहिए था माता पिता को कुछ नहीं मिला। बाकी की बात करें तो पत्नी ने वापस इनके ऊपर ही कोई केस डाल रखा है, जो कोर्ट में ये आदमी चक्कर काट के डोलते हैं। और बाकी हम यहाँ के गाँव के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, वो भी बताएंगे क्या माहौल है, कैसे ये रहते हैं। हमारे साथ मास्टर रमेश जी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। मास्टर जी, क्या है परिवार का पूरा ये? देखिएगा, सबसे पहले तो हमें गर्व है कि आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है, लेकिन उसके साथ ही बड़े ही दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार शहीदों के परिवार वालों की कोई देख रेख नहीं करती, कोई कुछ नहीं करता। आज हम अपने ही गाँव में अपने छोटे भाई जो हमारे रिश्ते में हमारे भाई लगते थे उसके घर में बैठे हैं। हमारे चाचा राजेंद्र और साथी साइकिलों का बेटा था, शहीद पर नहीं। और बड़े ही दुख की बात है कि सरकार वास्तव में तो बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़ी चीजें करती है, लेकिन धरातल के ऊपर इनकी आज न तो कोई देख रेख करने वाला और न ही सरकार का कोई अधिकारी इनकी अजपूत करने वाला है। शहीद परमिंदर इनका इकलौता बेटा था, तो देश के लिए शहीद हो गया। इस बात का इन्हें भी गर्व है, मुझे भी गर्व है, पूरे गांव को गर्व है, पूरे देश को गर्व है। लेकिन दुख इस बात का है कि आज सरकार इनकी कोई नहीं कर रही। और मेन चीज ये है कि जी आज शहीद परमिंदर का जो पिताजी है राजेंद्र, ये भी भारतीय फौज में अपनी सेवा दे चुके हैं। और आज इनकी जो गुजर बसर हो रही है, ये बीमार रहते हैं और इनकी जो गुजर बसर हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी रिटायरमेंट के बाद जो इनकी पेंशन बनी है उससे हो रही है। और जो इनकी पत्नी है, जो वीरांगना शहीद परमिंदर की माता जी हैं, वो कोर्ट के चक्कर लगा रही है। उनकी जो पुत्र वधू थी, जो उसी वक्त यहाँ से चली गई थी जब शहीद परमिंदर का पार्थिव शरीर गांव में आया था, और अब उन्होंने उस पर केस भी कर रखा है और ये बेचारी कोर्टों के चक्कर लगा रही है और इनकी कोई पूछ करने वाला नहीं, सरकार की तरफ से इन्हें कोई सुविधा नहीं मिली है। इन लोगों ने जैसे तैसे करके अपनी खून पसीने की कमाई से शहीद परमिंदर की एक बहुत बड़ी प्रतिमा गाँव उन्हानी में लगाई है। हाँ, गाँव उन्हानी का एक सहयोग जरूर है उसमें कि उन्होंने फ्री में इनको जमीन दी है, बशर्ते और जितना भी पैसा लगा हुआ है सारा का सारा शहीद परमिंदर के माता पिता ने अपनी तरफ से लगाया हुआ है। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सरकार कोई भी बड़े अधिकारी को, डीसी लेवल के अधिकारी को या एसपी लेवल के अधिकारी को यहाँ पे आज कम से कम आज तो कारगिल दिवस के अवसर पर इनके घर पे भेजती और उन बेचारों के आंसू पहुँचती और इन्हें सांत्वना देती कि शहीद परमिंदर आपका बेटा नहीं था, देश का बेटा था और आप अकेले नहीं है, पूरा जिला महेंद्रगढ़, पूरा हरियाणा और पूरा भारत देश आपके साथ खड़ा है। तो कम से कम कहीं ना कहीं बेचारों को सुकून मिलता। मुझे दुख इस बात का है कि आज कारगिल दिवस के अवसर पर भी कोई बड़ा अधिकारी इनसे कोई चीजें, इनके दुख तकलीफ की बातें नहीं कही। जी बिल्कुल, ये बहुत ही दुख की बात है कि एक और तो देश जो है शहीद दिवस मना रहा है, विजय दिवस मना रहा है, और दूसरी ओर एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। और इस बीच हमारे साथ हम इस पर और चर्चा करेंगे, हमारे साथ और खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय आप से करवा देती हूँ उनका। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ गए हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर विनोद दत्त भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही कर्नल RS मलिक रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत करना चाहूंगी और सबसे पहले विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी के पास जाऊंगी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी, और विजय दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। लेकिन एक यहाँ पर बड़ी विडंबना, बड़ी दुख की तस्वीर और दुख की बात ये कि हम बात तो करते हैं शहीदों की शहादत को लेकर, गर्व महसूस करते हैं, लेकिन शहादत के बाद परिवारों का जो हाल होता है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, और इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आप बोल रही है मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैं फौजी फैमिली से हूँ, कई जनरेशन मेरी फौज में है। मैं बचपन से देख रहा हूँ कि बातें करते हैं, सब कुछ प्रोमिस करते हैं, चाहे उनके लिए ऑयल पेट्रोल पंप की बात हो, गैस एजेंसी की बात हो, जमीन की बात हो, और इनको इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं। देखिए, जो जितनी सैनिक संस्थाएं
पार्टी से एफिलिएट हो चुकी हैं जी, और वो चीफ मिनिस्टर जो होता है वहाँ का उसकी बात करती हैं। तो जब इन विधवाओं के ये अर्जी वगैरह आती है, ये कई कमांडर्स होते हैं, कई जो जिला अधिकारी होते हैं, ये जो सैनिक अधिकारी होते हैं रिटायर्ड, कई मदद करते हैं और आमतौर पे ये पॉलिटिकल बॉडीज के कहने में आ जाते हैं। और इसलिए ये जिसकी आप बात कर रहे थे, जो भी रो रहे थे, ये इनकी कोई नहीं सुनता। ये जो है ये एक अंदर की एक हमारी प्रणाली ऐसी बन गई है कि चाहे शहीद को हम उसी समय याद करते हैं जब बेचारा गिरता है, फिर उसको भूल जाते हैं। और आप एक बात और देख लीजिए, ये मरने के बाद नहीं बात कर रहा, ये मरने से पहले, मतलब मौत शहीद होने से पहले आपकी फौज को हर लड़ाई के बाद उसकी तनख्वाह कम आधी कर दी गई, फौज की पेंशन आधी कर दी गई 48 से लेके अभी तक, और ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में इनको नीचे कर दिया गया, NFQ में से इनको नॉन अधिकार दे दिया। ये सारी की सारी जो है हमारी सरकार नहीं, ब्यूरोक्रेसी, जिन्होंने मिलके फौज के साथ साजिश की है। आपको क्या बताएं कि ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल क्या होता है? ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल सिविलियन समझता है जब उसका प्रोटोकॉल कम होता है, जब फौज का प्रोटोकॉल कम होता है कोई नहीं समझता। तो ये दूसरी बात है, हमारे कमांडर्स की भी गलती है। हमारे फौजी कमांडर ने आवाज एक नहीं उठाई ढंग से। अगर ढंग से आवाज उठाई होती तब ये बात नहीं देखने को मिलती। जब सिर्फ मगरमच्छी आंसू पोंछते हैं और उसके बाद चुप हो जाते हैं। मैं देख रहा हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट में हर जगह देख रहा हूँ ये, और ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन सरकारें कहीं ना कहीं पहले तो वादे दावे कर देती हैं लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। जी ब्रिगेडियर विनोद दत्त जी, तो क्या यहाँ पर जरूरत नहीं है कि आर्मी ऑफिसर्स को सोचने की अपने जवानों के लिए? बिल्कुल ठीक कहा। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि शायद मेरा नाम स्क्रीन पे गलत दिखाया जा रहा है जी, तो आप अगर स्टूडियो को बता दें तो वो सही बता दीजिए, हम ठीक करवा देते हैं। जी विनोद दत्त है ना जी सर आपका नाम? जी जी जी, मैं चाहूंगी मेरी टीम से कि सर के नाम को ठीक किया जाए। जी विनोद दत्त जी, मेरा सवाल कि आखिर क्या अब जरूरत नहीं है कि जो ऑफिसर्स है आर्मी के वो इस पर संज्ञान ले, वो अपनी तरफ से कुछ करें जवानों के लिए? देखिए, जो सैन्य अधिकारी हैं जी, वो हमेशा अपने जवानों के हित के लिए कार्य करते हैं जी। एक जो पलटन होती है वो एक फैमिली की तरह होती है। मैं खुद कारगिल में रहा हूँ। मेरे साथ एक लड़का था श्याम सिंह करके, वो शहीद हुआ था कारगिल में, और उसकी नई शादी हुई थी उस समय, और उसकी जो वाइफ थी उसको हमने पढ़ाया पलटन में, और उसको वो आज सेना में अधिकारी है जी। तो ये जो बख्शी साहब ने पॉइंट बताया है कि जो सैनिकों को जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है, देखिए जब क्राइसिस होती है तो भगवान तो लोग दो लोगों को याद करते हैं, भगवान को और सैनिक को जी। और जैसे ही क्राइसिस खत्म हो जाती है भगवान को भी भूल जाते हैं और सैनिक को भी भूल जाते हैं जी। मुझे बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ता है कि भारतीय सेना एक यंग सेना है और एक जवान को करीब 36 या 37 साल पे उसको रिटायर कर दिया जाता है जी। ये सिर्फ देश हित में किया जाता है जी। कोई आदमी देखिए किसी भी सेंट्रल सर्विस में आप देखिए रिटायरमेंट एज 60 है जी। जैसा बख्शी साहब ने भी ये पॉइंट फ्लैग किया था कि उनकी पेंशन्स कम कर दी गई हैं। आप मुझे बताइए आज के दौर में जहां एवरेज एज करीब 70 साल है, एक 36 या 37 साल के नौजवान को जिसने अपनी सारी जिंदगी जवानी देश के नाम दे दी और राष्ट्र के नाम दे दी, और आप उसे कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच, यू आर नॉट रिक्वायर्ड नाउ इन द आर्मी। ये बहुत दुखद बात है। आप विश्व की कई फौजों में देखिए, आप सैनिकों को वो सम्मान दिया जाता है। अंग्रेजों का एक ये रूल था कि भारतीय सेना का अधिकारी किसी लाइन में नहीं लगेगा, वर्दी को वो इज्जत दी जाती है। वर्दी एक सम्मान और एक अथॉरिटी का प्रतीक है। भारतीय सैनिक ये एक ऐसा व्यक्तित्व है भारत में जो मतलब हंसते हंसते अपनी जान दे देता है देश के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि देश उसको तभी याद करता है, या वो 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या कारगिल दिवस हो,
मेरे फादर और हम दोनों कारगिल युद्ध में थे और मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि मैं उस फैमिली को बिलोंग करता हूं जिसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, जिसने इस सेना को 17 सर्विंग ऑफिसर्स दिए किसी पॉइंट ऑफ टाइम में। कारगिल युद्ध में वेलफेयर के नाम से मेरे फादर ने खुद उस समय वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल वेलफेयर। कुछ अहम चीजें हम और जानेंगे। एक बार इस चर्चा में हम आरएस मलिक जो कि कर्नल हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आरएस मलिक जी, हम यहाँ पर उस विडंबना की बात कर रहे हैं जो शहीद परिवारों के साथ हम देखते हैं कि उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, तो यहाँ पर पॉलिसी में चेंज होना चाहिए। जैसे कि इस मामले में हमने देखा जो शहीद हैं परविंदर, उनकी बीवी को सभी सुविधाएं मिली, पेंशन मिल रही है, पेट्रोल पंप उनके नाम हुआ और वो बाद में उनके माता पिता को छोड़कर चली जाती है, कहीं और शादी करके रह रही हैं और बूढ़े माँ बाप जो हैं वो खुद अकेले जीने के लिए मजबूर हैं। तो यहाँ पर क्या ये सुनिश्चित नहीं होना चाहिए कि दोनों में बराबर बंटनी चाहिए चीजें, जो राशि है वो बराबर मिलनी चाहिए ताकि दोनों का जीवन जो है आगे सही से कट सके? आपकी बात ठीक है और इसके ऊपर सरकार ने पॉलिसी बनाई हुई है जी। चौटाला साहब के टाइम पे, कारगिल युद्ध के टाइम पर ये महसूस किया गया था कि ऐसी घटनाएं हुई हैं जी। तो उन्होंने जितनी भी उसको राशि मिलनी थी उसका कुछ हिस्सा उसके माँ बाप को दिया जी और कुछ हिस्सा पत्नी को दिया गया, वो बराबर बांट दिया गया था जी। अभी देश एक फौजी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो आपने देखा है। सुरेश बाबू, कर्नल सुरेश बाबू ने जो अभी चाइना बॉर्डर के ऊपर करके दिखाया, देश हर एक सैनिक से वो उम्मीद करता है और सैनिक के पीछे रहने वाले क्या उम्मीद करते हैं, वो ये उम्मीद करते हैं जो उस गवर्नमेंट ने सुरेश बाबू की पत्नी को दिया है, ये उम्मीद करते हैं। इस भावना के साथ गवर्नमेंट देखे, इसी भावना के साथ दूसरे अपने नागरिक भाई हैं जो उसके पड़ोसी हैं या जहाँ पर भी वो पीछे रहने वाले गवर्नमेंट के पास जाते हैं, जिस ढंग से उनको इज्जत देनी चाहिए वो ऑटोमेटिक होनी चाहिए। उसके लिए कोई कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सुरेश बाबू ने किसी से पूछ के अपनी जान नहीं दी थी जी। कल सुरेश बाबू ने देश के लिए अपनी जान दी थी और गवर्नमेंट ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने जो उसके पीछे रहने वालों के साथ किया है वो किसी से पूछ के नहीं किया, वो अपने आप अंदर से आती है जी। ये उम्मीद है, यही हम करते हैं सभी भाइयों से, हर एक स्टेट से, सेंटर से यही उम्मीद करते हैं कि फौजी को मांगना ना पड़े, उसको अपने आप सब कुछ मिल जाए। अगर फौजी को मांगना पड़ गया तो फिर वो ठीक काम नहीं है। बगैर मांगे ही उसको सब कुछ मिलना चाहिए। जिस प्रकार से ये उदाहरण अभी सुरेश बाबू की धर्मपत्नी के साथ पीछे रहने वालों के साथ किया गया है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, नॉर्मल नागरिक भी अगर जी उस परिवार से मिलता है पीछे रहने वाले, तो उसकी संवेदना ये होनी चाहिए कि नहीं, इसको आज हमारी जरूरत है, हम किस प्रकार से इसकी मदद करें, वही होनी चाहिए। और मैं यही उम्मीद करूंगा सभी से। अब खामियों पर आज जिक्र करने का वक्त मैं नहीं समझता कि कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं जो कल साहब ने बताई हैं, विंग कमांडर साहब ने बताई हैं, कमियां हैं। पर कमियों के ऊपर आज के दिन मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि देश के दूसरे बॉर्डर के ऊपर माहौल गर्मागर्म है, जिसको मैं अभी डिस्कस करना ठीक नहीं समझता। जी ठीक है, धन्यवाद जी। प्रफुल्ल बख्शी जी, अगर हम करगिल युद्ध की बात करें तो उस वक्त की परिस्थितियां कैसी रही और कितना मुश्किल रहा होगा हमारे भारतीय सैनिकों के लिए उस दौरान, क्योंकि हम ये सुनते हैं कि उस वक्त जो है भारत, हालांकि पाकिस्तान से तो हर चीज़ में पहले से ही शुरू से ही अव्वल रहा है, पाकिस्तान से हर चीज़ में आगे है, लेकिन फिर भी उसके बाद और अब, क्योंकि ये कहा जाता है कि करगिल युद्ध के बाद भारतीय सेना को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया, तो कितना बदलाव अब देखते हैं? देखिए, आपका थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं जी बिल्कुल कि ये जो भारत कारगिल युद्ध हुआ था जी, इसके दो पहलू हैं जी। एक तो पहलू है शहादत और वीरता जी, उसमें तो कोई कमी नहीं थी जी। आपकी कारगिल युद्ध जीता बिकॉज मिडिल यंग ऑफिसर्स एंड जेसीओज एंड मेन, इनकी शहादत थी, इन्होंने देश के मान सम्मान बचा लिया जी। नहीं तो प्लानर्स ने तो छोड़ा ही नहीं था कुछ भी। आपने कारगिल युद्ध में देखिए, लोग कहते हैं, अभी भी तो कहा गया है कि
संविधान पे मैं कुछ नहीं टिप्पणी कर रहा, क्योंकि वो तो टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड है। बात कर रहा हूँ हमने प्लानिंग गलत करी थी, इंटेलिजेंस की फेलियर थी, और जो हमारा फौजी कमांडर बोलता है वो मिनिस्ट्री में ठीक से सुनाई नहीं होती, और फौजी कमांडर की इतनी आवाज ऊपर नहीं होती कि वो ब्यूरोक्रेसी उसको सुनने दे। क्यों आपकी फौज नीचे आ जाती थी और पाकिस्तानी नीचे चले जाते थे? ये जो बड़ी विचित्र सी आपने हमें तरीका बताया था, उसका पाकिस्तानियों ने फायदा उठाया, और उसके बाद आपको लगे 3 महीने उनको निकालने के लिए। हमारी नीतियों में थोड़ी गलती थी, एयरफोर्स को लाने में देरी करी। अगर एयरफोर्स को एकदम ले आते, जैसे अभी लाना चाहिए था मई में ही, यहाँ पे गलवान में, बात अब दूसरी हो जाती। हमारी बात लोगों को चुभती है क्योंकि वो कड़वी होती है। बस बात यही सच्चाई है कि हमने देरी कर दी, और फिर किसी ब्रिगेडियर को ढूंढ रहे थे उसको ब्लेम करने के लिए, सुरेंद्र सिंह या क्या नाम था उसका। बात सारी ये थी हमने गलती करी। चाइना में 1962 में प्लानिंग की गलती थी, एयरफोर्स को लेके नहीं आए। एक गलती के बाद दूसरी गलती करी, पर हमको फक्र है कि हमारे जवानों ने और यंग ऑफिसर्स ने हमारी लाज रखी और बचा लिया। अब टाइम आ गया है, ये जो गवर्नमेंट आ रही है, मैंने देखा है यहाँ प्लानिंग अच्छी हो रही है, बिल्कुल ठीक है, पर कहीं ना कहीं कमियां आ रही हैं। जैसे कि चीन अंदर घुस आया है। क्यों घुस आया है? क्योंकि आपने बॉर्डर पे 2 फोर्सेज लगाई हैं, होम मिनिस्ट्री की फोर्स, आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री की फोर्स, और दोनों अपने अपने वो बात नहीं करते। वो जो फोर्स है पैरामिलिट्री की, वो होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। जब तक हमारा एक कमांड एंड कंट्रोल नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। देखिए, मैं इसलिए ये आपको बोल रहा हूँ, अच्छी अच्छी बातें तो ठीक है, जय हिंद भी कर दूंगा, जनगण मन भी कर दूंगा, पर उससे बात नहीं बनेगी। ये तो हम अगले कारगिल दिवस में यही बात कर रहे होंगे। बात सारी ये है, अगर हम ठीक करेंगे तो हम अपने शहीदों की मान सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। और आपने देखा, मैंने जो बात कर रहा था औहदों की, ये औहदे जो हैं, होम मिनिस्ट्री जो है, डिफेंस मिनिस्ट्री क्यों नहीं आने देती तीनों फोर्सेस को अंदर? इसलिए क्योंकि हमारे हेडक्वार्टर अलग है, क्योंकि जितने ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये औहदा खुद लेना चाहते हैं। जहाँ पे ब्रिगेडियर मेजर जनरल को होना चाहिए, वहाँ पे ये बैठे हैं। इसीलिए आपकी फौज में कमी होती है, सप्लाई में कमी होती है, काम खरीदने में शर्माते हैं, क्योंकि जैसे हमें टेंडर लग जाएगा इत्यादि इत्यादि। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है, इसको दूर करने के लिए हमको स्टडी करनी। और आपने जब कभी स्टडी की बात, 62 के बाद हेंडरसन बुक रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट कारगिल के बाद अभी भी सामने नहीं आई। आपके मीडिया में आनी चाहिए कारगिल रिपोर्ट, और सबको दिखानी चाहिए। ये क्यों नहीं आ रही? कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमको चिंतन करना पड़ेगा। कृषि में फौजें ऐसे नहीं चलती। फौजों का जो औहदा होता है और उनका कार्यक्रम दूसरा होता है। माँ की रक्षा करने के लिए जो बेटा होता है, उसका औहदा समाज में दूसरा होता है। हमको वो ध्यान देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, चिंतन और मंथन करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और मैं संवाददाता देवेंद्र और परविंदर के परिवार का जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, लेकिन बाकी मेहमान जो है हमारे साथ बने हुए हैं, और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो इस पर और आगे चर्चा करेंगे। देखते रहिए खबर फास्ट।